अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बंगाल, असम, तमिलनाडु और पांडिचेरी में केरल के आज चुनाव नतीजे घोषणा की जा चुकी है। बंगाल में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी 90% भी जीत हासिल नहीं कर पाई। आपको बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन, केरल में लेफ्ट गठबंधन ने बाजी मार ली है, जबकि असम में एनडीए जीत रही है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पांडिचेरी में सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू की जा चुकी है। काउंटिंग स्थल पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने चुनाव के परिणाम की तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी को ट्वीट करके बधाई दी। पश्चिम बंगाल के आ रहे चुनाव में नतीजों में ममता बनर्जी टीएमसी भारी जीत रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं पर आपत्तिजनक कटाक्ष दीदी जवाब जनता ने दिया है। इसके अलावा उन्होंने दीदी जियो दीदी हैशटैग किया है। अखिलेश यादव ने टीएमसी और ममता बनर्जी को बधाई देते हुए ट्वीट में लिखा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता है। जुझारू सुश्री ममता बनर्जी की टीएमसी और समर्पित नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये भाजपाइयों की एक महिला पर किए गए आपत्तिजनक दीदी ओ दीदी का जवाब है। इतना ही नहीं, यह जवाब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक मुंह तोड़ जवाब है। उन्होंने इसके अलावा दीदी जियो दीदी भी लिखा है। साथ ही राजनाथ सिंह ने भी ममता बनर्जी को ट्विटर के माध्यम से बधाई दी है। देखिए, सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा नेताओं ने सत्ता की लालच में, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में पश्चिम बंगाल जैसी जगह को पूरी तरह से कोरोना के आग में झोंक दिया, पूरी तरह से वहाँ का जो परिदृश्य है वो इतना विस्फोटक कर दिया, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया, हमें लगता है वहाँ की जनता ने उसका जवाब दे दिया। अब उनको बताना चाहिए कि इतनी बुरी तरह हारने के बाद अब उनको क्या लगता है। इलेक्शन कमीशन से लेके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, मैं सबके ऊपर सवाल उठाता हूँ, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ की। आप सत्ताधारी थे, आप सत्ताधीश थे, आपको लोगों को दिखाना चाहिए था कि नहीं, इस वक्त कोरोना काल है, हम रैलियाँ नहीं करेंगे, हम फंक्शन नहीं करेंगे, हम वहाँ पे रोड शो नहीं करेंगे। जनता ने दिखा दिया। देखिए, सबसे पहला ट्वीट किसका आता है? राजनाथ सिंह जी का आता है, ममता जी को बधाई का। सबको पता है कि राजनाथ जी में नहीं पटती मोदी जी और अमित शाह जी से। कहीं ना कहीं उन्होंने भी दिखाया कि देखिए, मोदी और अमित शाह जी राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन प्रदेश को आप कोरोना के उसमें झोंक देंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की लालच में, तो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चुनाव के परिणाम दिखाता है भारतीय जनता पार्टी को अहंकार, लालच ये कब तक चलता रहेगा। जनता ने उसका जवाब दिया है और हमें लगता है साहर्ष उनको स्वीकार करना चाहिए। इनको समझना चाहिए कि जो चाणक्य बने बैठे हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब चाणक्य नीति झूठ और उस पर नहीं चलने वाली है। चाणक्य नीति कभी झूठ पे नहीं चलती थी। जिस तरह से झूठ पे इन लोगों ने सत्ताएं हासिल की हैं, जिस तरह से तोड़ मरोड़ के इन्होंने सत्ताएं हासिल की हैं, हमें लगता है आने वाला समय इनको इससे बुरी बुरी हार दिखाने वाला है। आज संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिले जनमत से हम लोग पूरी तरीके से तो नहीं संतुष्ट हैं, लेकिन खुश हैं कि 3 सीटों वाली पार्टी को अगर 80, 85, 90 सीट बंगाल की जनता दे रही है तो ये बंगाल के जनता का आशीर्वाद है। क्या चूक हुई, कहाँ रह गई कमी हमसे, ये चुनाव के बाद समीक्षा का विषय है। हम लोग समीक्षा जरूर करेंगे, लेकिन इसके इतर एक बात और है कि जो बंगाल में बंगाल के लोगों द्वारा स्नेह मिला है
उसके लिए बंगाल की जनता का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। आज एक और हर्ष का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि दक्षिण में एक राज्य पुडुचेरी हमारे सरकार में और जुड़ने जा रहा है। हम लोग असम में सरकार अपनी बचा लिए हैं। ये भी हर्ष का विषय है कि असम की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। असम की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको साधुवाद देते हैं। केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं रही और हमारा बहुत जनाधार नहीं रहा, लेकिन पिछले चुनाव में केरल की जनता ने 1 सीट दिया। अभी भी 4 सीट लगभग आगे रुझानों में दिखाया जा रहा है तमाम चैनलों के द्वारा। हम जो भी वहां वोट पाएंगे पिछले वोट प्रतिशत से ऊपर ही पाएंगे, तो हम अपने वोट बैंक में इजाफा कर रहे हैं। केरल में भी, तमिलनाडु में हमको हार हमारी सहयोगी पार्टियों के साथ मिला है, वो हार स्वीकार है। लेकिन तमिलनाडु में जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला करता था, अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहां दिखने लगा है। क्योंकि ये पहला चुनाव है जयललिता जी और करुणानिधि जी के नहीं रहने के बाद। अब आगे आने वाले समीकरण में क्या होना है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी करेगी और पुरजोर तैयारी करेगी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का मतगणना लगभग अंतिम चरण में पहुंच रहा है। अभी तक जो रुझान मिल रहे हैं उससे तस्वीर काफ़ी हद तक साफ होने लगी है। पश्चिम बंगाल जो सभी राजनीतिक दलों के लिए, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बना हुआ था, उसके रुझानों से स्पष्ट है कि ममता बनर्जी हैट्रिक लगाने जा रही है। अभी तक तमाम जो पर्यवेक्षक थे यह मान करके चल रहे थे कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती देगी। हालांकि चुनौती देती नजर आई, लेकिन उसकी चुनौती इतनी बड़ी नहीं रही कि ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर दे। जिस तरह से रुझान आए हैं उससे साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी 200 का आंकड़ा पार कर जाएंगी। पिछली विधानसभा में भी उन्होंने 211 का आंकड़ा छुई थी और इस बार भी लगता है कि उसी के इर्द गिर्द रहेंगी। यानी एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी सत्ता में आ गई हैं और जो है एक बार फिर वह जो है पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करेंगी। अब यह सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुनादी पीट रही थी, उसके जो रणनीतिकार थे या कहते सुने जा रहे थे कि नहीं जो है वहाँ पर जो है 200 के पार हम सीटें जीतेंगे, आखिर उनसे कहाँ चूक हो गई। इतनी बड़ी प्रधानमंत्री के रैलियों में भीड़ हो रही थी, या जो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा साहब, या जो कैबिनेट के और जो मंत्री थे जा कर के जिस तरह प्रचार किए और जिस बड़े पैमाने पर जो है आयोजन हुआ चुनाव रैलियों को लेकर के, इस पर तमाम सवाल भी उठे। बावजूद इसके अगर भारतीय जनता पार्टी जो है अपने मिशन में विफल हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है उसकी बहुत बड़ी चूक है। अमूमन देश की आज़ादी के बाद जो है कोई भी प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है जितना मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरेस्ट लिया। इसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जो है पश्चिम बंगाल में अपना सरकार बनाने में विफल रही तो निस्संदेह जो है उसके रणनीतिकारों की इसे चूक ही समझा जाएगा। सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी इतना आश्चर्यजनक कैसे कर गई। क्या जनता जो है उनके पक्ष में अंडर करंट चल रहा था, या यह माना जाए कि वहाँ पे जो मुस्लिम मत लगभग 30% है वे पूरी तरह से ममता के साथ गोलबंद हो गए, या यह माना जाए कि जो लेफ्ट का जो वोट है, जो लेफ्ट कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था या फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन किया था, क्या उनका वोट जो है ममता बनर्जी के तरफ शिफ्ट हो गया। हो सकता है कि यह संभव, यह रणनीतिकारों के लिए, राजनीति के समझ रखने वाले लोगों के लिए यह मीमांसा का विषय हो सकता है, चिंतन का विषय हो सकता है। लेकिन 2-3 बातें इस चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि अगर जमीन पर कोई भी मुख्यमंत्री काम करता है तो उसे विजयश्री मिलना निश्चित है। जिस तरह से प्रारंभिक दौर में लग रहा था कि ममता बनर्जी के सिपहसालार टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जा मिले थे, उसे लग रहा था कि उनकी स्थिति बेहद कमजोर होगी। लेकिन ममता बनर्जी जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ी और जिस तरह उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व
को अपना मिशन बनाया और देखा भी गया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने अखाड़े में खींचने का प्रयास किया, यानी हिंदुत्व के मसले पर उनकी घेराबंदी की, लेकिन उन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व का नजरिया अपना करके कहीं ना कहीं जो उनके प्रति एक हिंदुत्व के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, उस नैरेटिव को तोड़ने में वह विफल रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता के पार्टी के पास जो चुनावी उम्मीदवार थे उनमें बहुतेरे टीएमसी के उम्मीदवार थे। संभवतः यह जनता को रास नहीं आया या उन्हें यह लगा कि यह जो विभीषण है, जो कुल मिलाकर ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, इससे उनका जनता का उनके प्रति मोह नहीं उपजा, यानी कह सकते हैं कि मोह भंग हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका दाव उलट पड़ा। देखा भी गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कई कैबिनेट मिनिस्टर या कई सांसदों को वह चुनाव मैदान में उतारी, यहाँ तक कि उम्मीदवार भी बनाई, बावजूद इसके वे पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत, जो उनकी एक हैट्रिक है, निसंदेह है भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तन का दौर ला सकती है। यह भी संभव है कि जो अभी तक माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है कि नहीं है, इसको लेकर के तमाम धारणाएं और सवाल उठ रहे थे। तो क्या यह माना जाए कि ममता बनर्जी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें विपक्ष का वो नेतृत्व करने के लिए उन पर दबाव बनेगा या वो नेतृत्व करने के लिए स्वयं आगे आएंगी? जिस तरह से देखा गया कि नंदीग्राम में उनके ही सिपाहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी उनके खिलाफ चुनाव लड़े और कुछ प्रारंभिक चरणों में वो पिछड़ती हुई नजर आई। अब जबकि वह वहां पर आगे निकल गई हैं, को लेकर के भी ढेर सारे कयासबाजी लगाया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में जीत ढेर सारे निहितार्थों को समेटे हुए है और कहीं ना कहीं यह एक भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ एक माना जा रहा था कि जो किसान आंदोलन चल रहा है या जो कर्मचारियों की जो नाराजगी है या तमाम जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको बेचे जाने को लेकर के ये कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या इसके आधार पर इस चुनाव परिणाम को तलाशा जाएगा या माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी माना जा रहा था कि अगर वो चुनाव जीतती तो कहती कि नहीं, यह राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कार्यों के ऊपर मुहर है। लेकिन अब वह यह कहती सुनी जा रही है कि नहीं, तो विधानसभा का चुनाव है। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि जो विपक्षी दल हैं भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने वाले, इसे राष्ट्रीय फलक पर ही इस चुनाव परिणाम को देखेंगे और इसका अपने अपने ढंग से इसका मूल्यांकन और महत्व की मीमांसा करेंगे। दूसरी असम की हम अगर बात करें तो असम में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आती हुई दिख रही है, जबकि माना जा रहा था कि वहां पे कांग्रेस AIUDF के साथ जो गठबंधन की है उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। लेकिन वहां पर कांग्रेस के रणनीति में चूक कहिए और या यह कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अच्छा काम किया है, जो उनके मुख्यमंत्री हैं बेहतरीन काम किए हैं, तो उनकी जीत सुनिश्चित दिख रही है और लगभग 80 से अधिक वो सीटें जीतने की स्थिति में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की वहां पर जो रोहिंग्या जो मुस्लिम है या जो बांग्लादेशी मुस्लिम है जिनको निकालने की बात हो रही है या जो NRC को लेकर के तमाम जो मुद्दे बने थे, कहीं ना कहीं वो जो सारे मुद्दे हैं वो नेपथ्य में जाते दिखे और यह माना जा रहा है कि वहाँ विकास की राजनीति काम की है और सोनेवाल के जो कार्य रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला है और जो गठबंधन हुआ था AIUDF का, कांग्रेस का और अन्य छोटे दलों का, उसका उन्हें कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी एंटी इनकम्बेंसी जो कहा जाता है वहाँ पे असम में काम नहीं की और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने में सफल रही। आमतौर पर दक्षिण राज्यों में यह माना जाता है कि वहाँ पे 5 साल के बाद एक नई सरकार आती है, दूसरी सरकार आती है। लेकिन तमिलनाडु की बात अगर छोड़ दिया जाए, केरल की सबसे पहले हम बात करें तो वहाँ पर लेफ्ट एक बार फिर सत्ता में आता हुआ दिख रहा है और सच कहा जाए तो 40 साल के इतिहास में पहली बार होगा जब केरल में कोई पार्टी दूसरी बार सत्ता में आई हो। इसके पीछे क्या कारण है? वह जबकि वायनाड में राहुल गांधी वहाँ पर वहाँ के सांसद हैं और माना जा रहा था कि केरल से लोकसभा के चुनाव लड़ने का सीधा मतलब यह था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन सच कहा जाए तो वहाँ पे लेफ्ट ने आश्चर्यजनक रूप से जीत हासिल की है और बड़े स्तर पर जीत हासिल की है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं जनता उसके साथ थी और वहाँ के मुख्यमंत्री के कार्यों से
कहीं ना कहीं प्रभावित थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह कोविड में वहाँ के मुख्यमंत्री ने लोगों को बेड उपलब्ध कराया, ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, जो वहाँ की सरकार की जो जन सरोकारी नीतियाँ थी वह कहीं ना कहीं जो है काम कर गई और उन्हें दोबारा सत्ता में लाने में सफल रही। अगर केरल से कम्युनिस्ट पार्टी यानी लेफ्ट का अगर सफाया हो गया होता तो फिर भारत में जो है कम्युनिस्टों के उभारने के लिए जो है बहुत समय लगता, या यूं कहें कि एक किस्म से उनकी भारत से विदाई हो गई होती। लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ पे लेफ्ट का आना इस बात की धारणा को बल देता है कि अगर कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर बेहतरीन ढंग से काम करे तो जनता उसे एक दो बार नहीं कई बार जो है उसको निर्वाचित कर सकती है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे माना जा रहा था कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो डीएमके है कहीं ना कहीं सत्ता में आएगी, क्योंकि 10 साल जो है एआईएडीएमके का शासन हो गया था और पलानीस्वामी के कार्यों को लेकर के कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे। और माना जा रहा था हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो उसका फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार जो है डीएमके की बनती दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि तमिलनाडु में चाहे वो डीएमके हो एआईडीएमके हो, जनता को लुभाने के लिए ढेर सारे वायदे किए, लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया कि जो अंतिम जो जनता ने अपना जो जिस मुद्दों पर अपना मुहर लगाई है कुल मिलाकर के विकास के नाम पर, और चूंकि 10 साल एक पार्टी के लिए लगातार शासन करना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए बहुत समय भी होता है विकास करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो सत्ता में नहीं आ पाती है, लौटती है, तो कहीं ना कहीं उसके विफलता को ही इंगित करता है। अगर हम केंद्र शासित पुडुचेरी की बात करें तो एक छोटा केंद्र शासित राज्य है और यहाँ के जीत हार के मायने राष्ट्रीय फलक पर तो बहुत व्यापक नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि राजग को वहाँ बढ़त मिलती दिख रही है और वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री नारायण स्वामी हैं, जिस तरह उनके पिछले दिनों किरकिरी हुई थी उनके कुछ बयानात को लेकर के, उनके कुछ तथ्यों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो है पहले से माना जा रहा था कि वहाँ पर जो है कांग्रेस की भद्द पिटेगी और जो है वहाँ पे एनडीए की सरकार बना सकती है। ओवरऑल अब सवाल ये उठता है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के राष्ट्रीय स्तर पर इसके निहितार्थ क्या होंगे। 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे जो कि अभी बहुत दूर है, उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में चुनाव होंगे। तो अभी तक जो माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक अपराजय पार्टी है, इसको चुनौती देना बहुत कठिन है, इसको हराना बहुत कठिन है, लेकिन जिस तरह पश्चिम बंगाल में उसको मुंह की खानी पड़ी है और केरल में और तमिलनाडु में जिस तरह जो आकलन की थी कि उसे बहुत अधिक सीट मिलेंगे, वह जो है मिलती हुई नहीं दिखी है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय लोकतंत्र में कोई भी पार्टी जो है अपराजय अपने को मान करके नहीं चल सकती है। जनता ही जो है सबसे बड़ी चीज होती है और किसी भी राज्य की चाहे सत्ता हो चाहे केंद्र की सत्ता हो, अगर जन सरकारी जो नीतियां हैं अगर उस पर अमल नहीं करती है, क्रियान्वयन नहीं करती है, जनता के जो मुद्दे होते हैं उससे अपने को अलग करती है, तो उसके लिए जो है चुनौती बढ़ जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव परिणाम के राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा क्या क्या निहितार्थ निकाले जाते हैं और आने वाले भविष्य में इसका किस तरह से असर होता है, यह वक्त बताएगा। 5 राज्यों में चुनाव के मतगणना के बाद भाजपा पूरे तरीके से टूट चुकी है, क्योंकि भाजपा का जो मेन उद्देश्य था वो था पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी यानी दीदी को हराने का जो जुनून था भाजपा का, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। इसकी वजह ये नहीं कि भाजपा हार चुकी है, इसकी वजह ये है कि भाजपा ममता बनर्जी के बराबर भी नहीं टिक पाई, यानी ममता बनर्जी के लगभग 80 से 90% वोट भी नहीं पा पाई। ममता बनर्जी की जीतने की, यहाँ तक कि मैं कह दूं कि ममता बनर्जी के कंधे के बराबर भी भाजपा नहीं पहुँच पाई। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने जब जीत हासिल की तो वह जनता के सामने आई। वहीं पश्चिम बंगाल में जीत के बाद पहली बार जब ममता बनर्जी अपने जनता के सामने आई तो उन्होंने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण करना हमारी पहली प्राथमिकता है, और उन्होंने यहाँ तक कि जय बंगला का नारा भी लगाया। साथ ही उन्होंने अपने पश्चिम बंगाल की जनता से अपील की है कि वह अभी फिलहाल जीत का जश्न न बनाए, ना ही कहीं जुलूस निकालें, वह अपने घर पर ही रहें। यह मेरी जनता से अपील है। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।